धन्यवाद देहरादून। थैंक यू। नमस्कार। देखिए, अक्सर जब हम नमस्कार बोलते हैं तो बहुत सारे आदमी संकोच करते हैं नमस्कार करने में, लेकिन मेरा तो पूरा बिजनेस ही नमस्कार करने से बड़ा। मैं तो चलते रास्ते ही किसी को बोल देता हूं नमस्कार। मुझे अभी तक किसी ने भी नहीं बोला कि नमस्कार नहीं, वो भी कहता है नमस्कार। और इस नमस्कार की कहानियां लिखी गई है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हर उस चीज पर टैक्स जो सर्विस में हम लेते हैं, चाहे वो किसी हो या कोई वस्तु हो, उन हर चीज पर टैक्स लगाया। और एक जानकारी के मुताबिक, क्योंकि आरसीएम वाले नमस्कार बहुत बोलते हैं, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सोच रही है कि नमस्कार के ऊपर भी, तो जब तक ये टैक्स लग जाए उससे पहले भैया खुलकर बोल लो नमस्कार, क्योंकि उसके बाद हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मुकेश कोठारी मेरा नाम है। राजस्थान की सिटी है भीलवाड़ा, वहां का मैं रहने वाला हूं। और आज इस बिजनेस की बात कर रहे हैं। पीछे एक बैनर लगा है और पिछले 45 मिनट से आप ये बार बार सुन रहे हैं आरसीएम बिजनेस। तो आपको अभी तक ये पता चल चुका है कि आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। जिस बिजनेस की अभी मैं कुछ चंद मिनटों में आपके साथ बात करूंगा, इस बिजनेस को ठीक पिछले 5.25 सालों से मैं लगातार जीता हूं, मैं सीखता हूं, मैं करता हूं। इन 5.25 सालों में लगातार इस बिजनेस को करने के बाद मुझे इस बिजनेस से क्या मिला है, क्या मिलने वाला है, ये बिजनेस क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका विजन क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, इसे कैसे किया जाता है और इसे कब किया जाता है, ये सारी बातें मेरे अपने अनुभव के आधार पर अगले कुछ चंद मिनटों में आपके साथ शेयर करूंगा। यूं कहे तो मेरा यहां पर आना का उद्देश्य कुछ थोड़ा अलग है। मैं आज आपको सिर्फ अपने अनुभव शेयर करने आया हूं। यूं तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें मैंने नहीं पढ़ी है, मेरी एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इन 5.25 सालों में मेरे अनुभव इस बिजनेस में हैं। यूं कहे तो जिंदगी के अनुभव में आप मेरे से कहीं ज्यादा हैं, और आप मुझे कहीं मायनों में अपनी जिंदगी के बारे में तो मुझे समझा सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आपसे ज्यादा मुझे 1% नॉलेज है, और वही शेयर करने के लिए आया हूं। और शॉर्ट में अगर देसी भाषा में मैं बोलूं तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि ये एक दीवार है। इस दीवार पर हमने पिछले 5.25 सालों में 50 बार अलग अलग टेक्निक से सिर फोड़ा है, और जब भी सिर फोड़ा है तो हमारे चोट लगी है, और चोट की साइज क्या क्या थी। और आज मैं वही बताने आया हूं कि भैया ऐसे सिर फोड़ते हैं तो चोट लगती है, ये सिर्फ आप मत फोड़ना, क्योंकि हमने सिर फोड़ फोड़ के सीखा, इसलिए 5.25 साल लगे, आपको 2 साल ही लगेगा अगर आप मेरी बात को समझ जाएंगे तो। धन्यवाद। इस बिजनेस को ठीक 5.25 साल से मैं जीता हूं। छोटे से बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो इस बिजनेस को करने से पहले भीलवाड़ा के अंदर एक पेंट पीस का कपड़ा बनाने वाली, एक शूटिंग बनाने वाली प्राइवेट कंपनी में मेरी सर्विस हुआ करती थी। लगभग 19.5 साल की एज में अपनी सर्विस का कैरियर मैंने चालू किया था। इतनी कम एज में सर्विस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे फादर डिफेंस सर्विसेज में थे। फिटनेस उनका साथ नहीं देती थी, जिसका नतीजा था कि उन्हें उस समय कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। जब मेरे फादर का कंपल्सरी रिटायरमेंट हुआ, उस समय मेरे फादर की जो पेंशन की अमाउंट आया करती थी वो मात्र 800 रुपए की हुआ करती थी, और उस समय मेरी एज हुआ करती थी 9 साल की, और हमारा 6 भाई बहनों का परिवार था, सबसे छोटा मैं। यहां पर सारे आप एजुकेटेड, बुद्धिजीवी, समझदार आदमी बैठे हैं। आपको ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि 800 रुपए में 6 भाई बहनों का कैसे गुजारा चलता होगा। आप डिफाइन कीजिए, आप सोचिए। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हमारी एजुकेशन, हम बच्चों की एजुकेशन उस समय कंप्लीट करवाई जिस समय उनके पास ढंग से अपने बच्चों को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं थे। मैं गर्व करता हूं सबसे पहले भगवान, उसके बाद मेरे माँ बाप और आपके माँ बाप पर, क्योंकि जिन माँ बाप को आप में से कुछ लोग भूल चुके हैं उनको मैं फिर याद दिला दूं
कि आपके मां बाप ने आपको यहां तक पहुंचाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, ये शायद आपको पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं होगा। आप थोड़ा एहसास कीजिए तो आपको पता चलेगा कि जो त्याग, जो बलिदान आपके मां बाप दे सकते हैं, दुनिया की अब तक कोई भी हस्ती इस तरह के त्याग और बलिदान नहीं दे सकी है और नहीं ऐसा कोई उदाहरण पैदा हुआ है। तो एक छोटा सा मैसेज यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में किसे भी भूल जाना, लेकिन अपने मां बाप को मत भूल जाना। वो नंबर 1 है, वो नंबर 1 रहेंगे हमेशा। इस बिजनेस पर इस बात का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, है ना, अगर आप अपने मां बाप को नहीं भूले तो। ठीक है जी, धन्यवाद। तो हमारे मां बाप ने उस समय हमारी एजुकेशन कंप्लीट कराई, हमें कभी कोई कष्ट महसूस होने नहीं दिया। लेकिन मैं जब 9 साल का था तो मेरे फैमिली के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती थी मैं उसको गौर से देखता था। हालांकि उस समय मैं समझता नहीं था, लेकिन जब मैं आज उन चीजों को याद करता हूं तो मेरा दिल पूरा भर आता है। मुझे वो दौर अच्छी तरह याद है कि मेरे बड़े भाई और बड़ी सिस्टर कॉलेज में पढ़ा करते थे जब मैं 9 साल का था। तो एग्जाम जब होता था तो एग्जाम के दिनों में उन्हें चाय पीने की इच्छा होती थी रात को पढ़ाई के दौरान। तो कभी घर में चाय नहीं मिला करती थी, चाय की पत्ती नहीं मिला करती थी, और कभी घर में दूध नहीं मिला करता था। मुझे वो दौर भी अच्छी तरह याद है जब हमारी 2 बड़ी सिस्टर की शादी हुई। मैं छोटा था, फादर के पास शादी करने के लिए जमा पूंजी नहीं थी। इसका नतीजा क्या था कि हमारा एक पुश्तैनी मकान था, उस मकान को सेल आउट करना पड़ा फादर को। उस मकान के पैसे जो आए उससे हमारी 2 सिस्टर की शादी हुई। लेकिन जब 2 सिस्टर की शादी हुई तो हमारा आधा मकान सेल आउट हो चुका था। अब हमारे पास एक रूम और एक किचन बचा था। रूम के अंदर हम सारे भाई बहन सोया करते थे चारों, और किचन के अंदर हमारे मां बाप। 95% जो हमारे रिश्तेदार जो थे वो सारे के सारे समझदार थे, 95%। लेकिन 5% ऐसे रिश्तेदार थे जो ज्यादा समझदार नहीं थे। 95% रिश्तेदार कभी भी हमारे घर पर रुकना नहीं पसंद करते थे और खाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी हालत कैसी है। लेकिन 5% इन बातों से अनभिज्ञ थे, वो हमारे घर पर आकर बैठ जाते थे और कहते थे कि आज हम यहीं पर रुकेंगे। तो उस पूरे दिन भर पूरी फैमिली में चर्चा का विषय ही यही रहता कि ये मेहमान कहां पर सोएंगे और इन्हें क्या खिलाया जाएगा। पूरे दिन भर चर्चा होती, खिलाने की बात आती है तो कैसे इंतजाम करके उन्हें अच्छा खासा खाना खिलाया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अतिथि देवो भव की कहावत मशहूर है। लेकिन जब सुलाने की बात आती थी तो एक रूम और मेहमान। तो राजस्थान में रूम के ऊपर एक स्टेप होती है जहां पर सामान रखा जाता है, जिसे राजस्थान में टांड कहते हैं, और उसको अगर क्लोज करके ऊपर एक गेट लगा दें, यानी ऊपर का स्टोर बिना सीढ़ी का, बिना स्टेप का, तो राजस्थान में उस ऊपर वाले स्टोर को भकारी कहते हैं। तो जब भी हमारे घर में कोई भी मेहमान आता था तो हम सारे भाई बहनों का ट्रांसफर, हाँ भाई मेहमान को थोड़ी कह सकते आप जाइए, जाना हमें ही पड़ता था। वो बातें उस समय मेरे बात समझ में नहीं आई, लेकिन आज जब मैं याद करता हूं तो मुझे वो एक एक बात अभी समझ में आती है। मुझे वो दौर अभी तक याद है जब मेरी मां 100 ग्राम देसी घी को 3 महीने तक संभाल कर रखती थी। मैं छोटा था, उस समय जिद करता था कि मां आप मेरी रोटी के ऊपर घी क्यों नहीं लगाते। तो मेरी मां मुझे गोद में बिठाकर समझाती थी कि बेटा देखो, अचानक घर में कोई मेहमान आ सकता है ना, तो मेहमान को तो पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। मुझे समझाया जाता। मुझे वो दौर भी अच्छी तरह याद है जब मेरे फादर को किचन का निर्माण करना था, और किचन का निर्माण करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और उनके पास पैसे नहीं थे इस वजह से कम पैसों में उस किचन का निर्माण करना था। तो उस समय सीमेंट के अंदर जो मिट्टी को मिलाया जाता है, जिस रेत को मिलाया जाता है, जिस बजरी को मिलाया जाता है, एक ट्रक आता, रोड पर खाली होकर वो मिट्टी चला जाता। अब उस रोड से मिट्टी को हमारी बाउंड्री वॉल के अंदर लाने के लिए जब इस किसी लेबर को हम कॉन्ट्रैक्ट देते थे तो वो उस समय 15-20 रुपए मांगता था, और ये 15-20 रुपए उस समय हमारे पास देने के लिए नहीं थे। तो हम पैसे बचाने के लिए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। वो टेक्निक क्या थी? हम रात को 11:30 बजने का इंतजार करते थे।
यूं ही रात की 11:30 बजती, सारे पड़ोसी सो जाते तो हम सारे भाई बहन बाहर निकल जाते और वो उठने से पहले उस सारी मिट्टी को हम अंदर डाल दिया करते थे और हमारे 15-20 रुपए बच जाया करते थे। और ये छोटी छोटी टेक्निक्स हमारी उस समय पैसे बचाने की होती थी। इस अभावग्रस्त जिंदगी से निकले, लेकिन उस समय तक हमारे फादर मदर ने हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम क्या करते हैं। लेकिन बीकॉम का एग्जाम दिया 19.5 साल की एज में। शायद मेरे माँ बाप इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। एग्जाम देते ही मैं घर पर आया। घर पर आते ही जूं ही मैं अपने रूम में गया, अपनी शर्ट को हैंगर पे लगाई, मेरी मदर मेरे पास आती है और धीरे से कहती कि मुकेश, आज तुम्हें एक बात बताते हैं कि तुमने जो आज एग्जाम दिया है ये तुम्हारा अंतिम एग्जाम है हमारी तरफ से, हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जब ऐसी बात मुझे बताई गई तो जीवन के सारे सपने उसी समय चकनाचूर होते हुए नजर आए। लेकिन मां बाप ने ये बात हमें बोली तो कोई न कोई सोच के साथ बोली होगी, और इसी चीज को मैं उस समय सोचने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी मदर ने आंसू निकालते हुए कहा कि नहीं, तुम इसका उल्टा अर्थ मत ले जाना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हम पढ़ने से रोकते, बस फर्क इतना सा आएगा कि पहले तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम उठाते थे, अगर अब तुम्हें पढ़ना है तो तुम तुम्हारा खर्चा खुद हटाओ, खुद निकालो, क्योंकि आज के बाद हम तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी ताकत और कैपेसिटी थी वो अभी हमने कर बताया है। अब सोचिए, मां बाप का कोई कंपैरिजन है? मां बाप अभी भी कह रहे हैं कि हम तुमसे खाना नहीं चाहते, तुम अभी भी पढ़ सकते हो, सिर्फ अपनी खुद की इनकम जनरेट करो पढ़ाई के दौरान। जीवन की हकीकत से सामना हुआ। भीलवाड़ा के अंदर नौकरी की तलाश में दौड़ने लगा। उस समय हमारी फैमिली के पास न कोई जैक होता था और न ही कोई चेक होता था। उसी का नतीजा था कि 1 महीने तक लगातार दौड़ लगाई पूरे भीलवाड़ा में, सर्विस नहीं मिली। घर पर आकर थक कर बैठ गया। एक दिन दोस्त के फादर ने मुझे बुलाया, मुझे एक विजिटिंग कार्ड हाथ में थमाया और मुझे कहा गया कि इस कंपनी में जाइए, आपको सर्विस मिल जाएगी। मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि 1 महीने तक चक्कर लगाकर मैं समझ चुका था कि ये सब फालतू की बातें हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। इस दुनिया में सबका साम्राज्य अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि 1% आशा की वजह से मैं उस कंपनी में उस कार्ड को लेकर पहुंचा। मेरे से नाम पूछा गया और कहा गया कि आप कल से आ जाइए। मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे शौक लगा कि क्या ये सच है, लेकिन वास्तव में वो मुझे यही कह रहे थे कि आप कल से आ जाइए। मैंने उस समय अपने मैनेजर से यह तक नहीं पूछा कि आप कितनी सैलरी दोगे, क्योंकि बात सैलरी का विषय नहीं थी, बात ही नौकरी मिलने का क्वेश्चन। और मैंने कहा सर्विस मिल गई, अब मुझे क्या चाहिए, और मैं घर पर आ गया। अगले ही दिन तैयार होकर ऑफिस पहुंच गया। पहला दिन ऑफिस का टाइम था 10:30 का और मैं पहुंच गया 9:30 बजे। कहते ना कि जब कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है तो उसकी अवेयरनेस अपने आप पैदा होती है। जैसे हमारी ऑक्सीजन बड़ी आराम से मिलती है तो उसकी अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है। अगर आपको बता दूं कि 1, 1.5, 2 मिनट भी अगर आपकी ऑक्सीजन को रोक लिया जाए तो शायद आप इस संसार में जीवित नहीं रहेंगे। जिस चीज की इतनी बड़ी वैल्यू कि जिसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता, लेकिन उसकी हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं। जहां जाते हैं वहां, अरे दोस्त, उसकी वैल्यू समझनी है तो उस व्यक्ति से पूछना जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है, आईसीयू में उसे रखा गया है, ऑक्सीजन का मास्क उसके ऊपर लगाया गया है, वो होश में है। उसके कान में धीरे से बोलना, भैया 2 मिनट के लिए हटा दूं, तब उसकी वैल्यू का उसे पता चलता है। तो दोस्त, आपका जीवन इस दुनिया में लेना कितना बड़ा वैल्यूबल काम है, इसको आप महसूस करें। आपका ये शरीर जो है, इसकी वैल्यू को समझें। अगर मेडिकल साइंस में आपकी शरीर की वैल्यू को निकाला जाए तो करोड़ों रुपए की है, हम नहीं समझे अभी तक। मेरे दोस्त का एक हाथ फ्रैक्चर हुआ, पूरा हाथ निकल गया बाहर। एक टेक्नोलॉजी के तहत उसे अमेरिका में वापस लगाया जा सकता था। मेरे दोस्त के फादर पैसे वाले थे, उन्होंने फटाफट वीजा हुए और इमरजेंसी वीजा के साथ उन्हें अमेरिका शिफ्ट किया गया और वो हाथ का ट्रीटमेंट हुआ। लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्च हुए, हाथ सही हो गया। उस दिन मुझे वास्तव में अपने हाथ की कीमत का वैल्यू पता चली। मैंने कहा, भैया मेरा हाथ 20 लाख का एक, मेरे मां बाप इस हाथ में 20 लाख रुपए उनके पास अगर हो तो वो खर्च कर सकते हैं, तो एक हाथ 20 लाख का तो दूसरा कितने का हुआ? तो 40 लाख के तो हाथ, तो 40-40 लाख की टांगे भी होगी। हाथ और पैरों को मिलाया जाए तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के तो हाथ पैर आपके।
जो इंडियन साइंस में उसकी रेट है। फिर आपकी हड्डियां, आपकी खून, आपके गुर्दा, आपके दिल और आपकी सारी धमनियों का सारा रेट निकाला जाए मेडिकल साइंस के अनुसार, तो आपका आज न्यूनतम स्तर वाले व्यक्ति का भी पूरा शरीर 5 करोड़ में बिकने के लिए तैयार है। कोई भी बिकवा लीजिए, आज कोई भी चले जाइए, 5 करोड़ में उसका शरीर बिकने के लिए तैयार है। ये तो ह्यूमन राइट्स की तरफ से नियम बने हुए कि आदमी को जिंदा को मार नहीं सकते, बाकी उसके एक एक पार्ट्स की वैल्यू निकाले जाए तो 5 करोड़ मिनिमम। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें, इस 5 करोड़ के शरीर को कितने रुपए में गिरवे रखा है? ए भैया 5,000 दे देना, करवा ले, कुछ भी करवा ले, 10,000 देना, कुछ भी करवा ले, क्योंकि हमें हमारी वैल्यू के बारे में पता नहीं। मैंने उस समय अपने मैनेजर से यह तक नहीं पूछा कि आप कितनी सैलरी दोगे। चला गया काम पर, लगातार 1 महीने तक काम किया। सर्विस का दिन, 1 तारीख आई, सैलरी का टाइम, लाइन लगी हुई थी सैलरी लेने वालों की, और जिंदगी का पहला अनुभव, मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। मेरा नाम आया और मेरे हाथ में 750 रुपए पकड़ाए गए। 750 रुपए को देखते ही मेरे जीवन में जो 16 साल में मैंने सपने बनाए थे, वो सब सपने चकनाचूर होते हुए नजर आए। मुझे लग गया कि भैया ये तूने हेलीकॉप्टर का जो सपना बनाया है, तू तो तेरी एक्चुअल जिंदगी में तो साइकिल लेने के काबिल भी नहीं है। सपनों को छोटा करना चालू किया। मैं आगे बड़ा सोचते हुए, पीछे ही मेरी कंपनी का चपरासी खड़ा था, वो अंगूठा छाप पानी पिलाने का काम। मेरे सामने उसे सैलरी दी गई 1500 रुपए, 1500। एक बीकॉम पास लड़का उसे 750, और एक अनपढ़ आदमी जो अंगूठा छाप लगाकर वहां पर सैलरी उठाता है उसे 1500 रुपए। ये बात मुझे हजम ही नहीं हुई, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। और आप में से कुछ लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे आज आई है, आपको भी आ जाएगी। आपकी अलग अलग एज सेगमेंट के व्यक्ति यहां पर हैं। कोई आदमी 20 साल का होगा, कोई 30, 40, 50, 60, 65, 70 साल के व्यक्ति यहां पर होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप 65 और 70 साल के व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपने अपने सपनों को खो दिया है तो आप जीरो हैं। लेकिन अगर आपके सपने जीवित हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज में हैं, क्योंकि धीरू भाई अंबानी 40 साल का था तो आप में से कोई भी इंसान उसे नहीं जानता था, जानता था। लेकिन 40 साल के बाद उस बच्चे ने क्या करके बताया कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया उसे जानती थी। क्यों? क्योंकि 40 साल के होने के बाद भी उसने अपने सपने को खत्म नहीं किया था, उसने अपने गोल को, अपने टारगेट को खत्म नहीं किया था। लेकिन हम किसी क्षेत्र में 5 बार अगर असफलता हमें मिले, 5 बार छोड़ो यार, 2 बार भी असफलता मिले तो हम उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। एक कविता बचपन में आपने सुनी हो, हार नहीं होती, है ना, कोशिश करने वालों की। उस जीवन में इस कविता को हमने इतनी बार अंदर डाला है कि वो पूरी कविता हमें याद हो गई, लेकिन कभी भी हम में से किसी इंसान ने उस कविता का एक भी शब्द अपने जीवन में नहीं उतारा, नहीं उतारा। अगर आप इजाजत दें तो वो कविता आपको याद दिलाऊं, मैं वापस दिलाऊं, क्योंकि इस बार कविता को आप सुनने के हिसाब से मत सुनना, इस बार महसूस करने के हिसाब से सुनना। जिंदगी में अब तक ये कविता आपने सुनी है, लेकिन आज इसको महसूस कर लेना कि कामयाबी लिखी कहां से जाती है। क्योंकि उस कविता का जो शीर्षक था, हार नहीं होती। रिपीट कर रहा हूं, इस बार महसूस कर लेना, क्योंकि अगली बार जब ये कविता आपके सामने आए तो आप पूरे हिल जाने चाहिए। इसमें लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न उसे अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले। क्या लिखा है कि चींटी भी जब काम करना चालू करती है तो हर बार वो सक्सेस नहीं होती, लेकिन लगातार उसके लगे रहने की वजह से एक समय ऐसा आता है
जब उसकी ये मेहनत बेकार नहीं होती और वो अपनी मंजिल को पा लेती है। दूसरे पैराग्राफ पे कितनी जोरदार चीज लिखी है, 1 अरब रुपए का ये पैराग्राफ होना चाहिए। हिंदुस्तान में सारी चीजें सस्ती है। इसमें लिखा है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु यानी समुद्र। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में। बड़ी आसानी से मोती उसे गहरे पानी में नहीं मिलते। मिलते न सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। अब वहां कम नहीं होता वो, जब उसके हाथ में मोती नहीं आता है तो वो पहले से डबल एक्साइटेड होता है और अब कहता है कि यस, अब मैं इस बार तो अपने मोती को लेकर रहूंगा। फिर डुबकी लगा देता है। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हर बार नहीं होता कि उसकी मुट्ठी खाली हो। उसके उत्साह से जब वो बार बार गोता लगाता है तो एक दिन उसकी मुट्ठी में कुछ होता है। लेकिन अंतिम पैराग्राफ 2 करोड़ का, उसमें लिखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। हम 90% आदमी जब असफल होते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करते। हम उस असफलता से बचने के लिए यह सारा भार दूसरे के सिर पर मढ़ देते हैं। मैं सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपनी खराब है। मैं सफल इसलिए नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मेरे पर साथ नहीं देती। मैं सफल इसलिए नहीं हुआ कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर सारे दिमागदार नहीं है। मैं इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि मैं अकेला कमिटेड हूं, मेरी डाउनलाइन कमिटेड नहीं है। हम लोगों के ऊपर ये सारी बातें थोपने चालू करते हैं। लेकिन आज से ऐसा मत करना दोस्त। जब भी असफल हो तो अपने आप को ये बात स्वीकार करना कि कहीं न कहीं मेरे अंदर कमी रह गई है। क्या लिखा है? ये लिखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कला। तो ये कविता, इस कविता में वो सारी बातें लिखी गई है जो आदमी को सफल बनाती है। धीरूभाई अंबानी जब उसकी डेथ हुई तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य उसने खड़ा कर दिया और 40 साल की एज में आप में से कोई आदमी उसे नहीं जानता था। और यही मैसेज है, जिंदगी में ये 1% भी मायने नहीं रखता कि अभी आप कहां हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अभी आप किस पोजीशन में, इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ता यदि आपके सपने जीवित हैं तो। जिंदगी में ये 1% भी मायने नहीं रखता कि अभी आप कहां हैं। मायने तो ये रखता है कि आपको जाना कहां है। आपका गोल, आपका डेस्टिनेशन, आपका स्टेशन अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, और अगर आपको यह पता है कि आपकी मंजिल क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कहां हैं। लेकिन 90% आदमियों की मंजिल खत्म हो जाती है 2-3 बार असफलताओं के बाद। जब आदमी 5,000 से सर्विस को चालू करता है, 10,000, 15,000, 20,000 तक पहुंचते पहुंचते उसे पता चल जाता है कि भैया ये करोड़ों रुपए के जो मैंने सपने देखे हैं ये सब झूठे हैं, मेरे शायद इस जिंदगी में पूरे नहीं होंगे, और अपने सपनों को चकनाचूर कर देता है और एक साधारण सी जिंदगी वो बिताने लग जाता है। और कब उसकी जिंदगी आउट हो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। कब वो 90% आदमियों की श्रेणी में पता चल जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारी अपलाइन कहती है कि आप सब लोग अपने पिताजी और दादाजी का नाम जानते होंगे, लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके दादाजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, यानी आपके परदादाजी के पिताजी, उसके नाम को पूछने की मैं बात करूं तो लगभग 90% आदमी अभी फेल हो जाएंगे। 95-98% आदमी फेल हो जाएंगे, उन्हें उनके परदादाजी के पिताजी का नाम पता नहीं है। तो क्या यह एहसान फरामोश वाली बात नहीं है? जिसकी वजह से आप हैं उसी को भूल गए। मैं बात सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे भी पता नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे श्रेणी में थे। महात्मा गांधी की बात करें तो वो चौथी पीढ़ी में आते हैं आपके।
महाराणा प्रताप की बात करें तो 20वीं पीढ़ी में आते हैं। बड़े बड़े रानी लक्ष्मीबाई से लगाकर मीराबाई तक अगर आप सबकी बात करें तो आपकी 25वीं, 30वीं, 50वीं पीढ़ी में आते हैं। फिर भी उनका नाम आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन आपके दादाजी के नाम को भूल गए। जो आपके रिश्ते में कुछ नहीं लगता उसे याद कर लिया, और जो रिश्ते में सब कुछ लगता है उसे भूल गए। सिंपल सी बात है। महात्मा गांधी ने कुछ किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ किया, महाराणा प्रताप ने कुछ किया, नाम याद है। हमारे दादाजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो क्या उसी श्रेणी में हम आना चाहते हैं? क्या उसी दौड़ में हम भी अपनी लाइन में लग जाना चाहते हैं? अगर नहीं तो आज से वो जो आपने 16 साल की एज में सपने देखे हैं उसको फिर जीवित करो। 10 सेकंड के अंदर वो आंख बंद करो, सोचो कि आपने 16 साल की एज में क्या देखा था, अपना सपना क्या बनाया था, अपना गोल क्या बनाया था, अपना टारगेट, और फिर खोल दीजिए उस टारगेट को। क्योंकि जब तक आप उस टारगेट को नहीं देखेंगे आपके अंदर शक्ति का संचार नहीं होगा। क्योंकि जिस आदमी का कोई टारगेट ही नहीं होता वो जिंदगी में कहीं पर भी नहीं पहुंचता। एक आदमी का टारगेट यहां से दिल्ली जाने का है, वो बस स्टैंड पर जाता है, दिल्ली की टिकट लेता है, दिल्ली की बस में बैठ जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है। लेकिन एक आदमी हमारी तरह जहां पर जाता है, डिपो पर जाकर वहां पर बुकिंग पर जाकर कहता है ये भाई साहब लो 100 का नोट और दे दो एक टिकट। वो पूछे कहां की? कहीं की भी दे दो भैया। तो क्या ये हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है कि हम कह रहे हैं कहीं की भी टिकट दे दो, कहीं पर भी पहुंचा दो? कहां पहुंचा दें? कितने सक्सेस आपको कर दें? किस लेवल को आप पाना चाहते हैं? और जब तक आपका गोल, आपका टारगेट आपके सामने नहीं है, आप एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। क्योंकि बिना टारगेट के तो एक कदम को आप नहीं रख सकते, लेकिन पूरी जिंदगी को बिना टारगेट के बना रखा है। जिन लोगों ने फ्रंट लाइन में बैठने का टारगेट बनाया वो वक्त से पहले आ गए। जिन लोगों ने पीछे बैठने का टारगेट बनाया वो फिक्स टाइम पर आ गए। जिन लोगों ने खड़े रहने का टारगेट बनाया वो 1 घंटा लेट आए। जिसने जैसा टारगेट बनाया उसी टारगेट के अनुसार वो यहां पहुंच गए। और ठीक हमारी पूरी जिंदगी में हमारे साथ यही होता है कि उस टारगेट को पूरा करने के प्रति हमारी तैयारी क्या है, हमारा कमिटमेंट क्या है, हमारा गोल क्या है, उसके ऊपर हमारे टारगेट पूरे होते हैं। लेकिन 750 की सर्विस को मैं करने लगा, जिंदगी की हकीकत का सामना हुआ। उस समय मैं इन बातों पे नहीं सोचता था, क्योंकि मैं भी एक जनरल आदमी की तरह उस जीवन को जी रहा था। मुझे लगा था कि भैया ये सपने छोड़ दो, सपने देखना बंद कर दो, ये हमारे बस की बात नहीं। 11 महीने तक काम किया 750 की सर्विस में। 11 महीने बाद मैंने सोचा, एक दिन रात को उठकर मेरे अंदर एक संचार आया और मैंने अपने दिमाग से पूछा। मैं अपने दुनिया में सबसे बड़ा मित्र अपने दिमाग को मानता हूं, दुनिया पड़ोसी को मानती है। लेकिन आज से जब भी कोई शंका हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, लोगों से मत पूछना कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है। जब अपना मन शांत हो तो अपने ही दिमाग से पूछना कि इस चीज का हल क्या है। क्योंकि दुनिया में जो आपका दिमाग आपको राय दे सकता है, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर उस तरह की राय आपको नहीं देता। लेकिन जरूरत क्या है कि आपका दिमाग उस समय शांत हो। अगर आप गुस्से में किसी क्वेश्चन का आंसर आप पूछेंगे तो उल्टा सीधा आंसर देगा। मन शांत हो। रात को 11:30 बजे 12 बजे उठने के बाद मैंने अपने दिमाग से पूछा, भैया क्या मुकेश कोठारी तू 750 के लिए पैदा हुआ है? दिमाग ने कहा नहीं भैया, तू 750 के लिए पैदा नहीं हुआ है, तुझे कुछ और करना है। उस दिन पता नहीं क्या ताकत मेरे अंदर आई कि मैं अगले दिन जब ऑफिस गया तो सबसे पहले मैंने अपने 4 साथियों को मेरे पास बुलाया और मैंने कहा, भैया मैं 750 के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं ये सर्विस छोड़ने वाला हूं, कुछ और करने वाला हूं। जोश जोश में ये बात मैंने अपने साथियों को बता दी। मेरे साथी मेरे सामने मुस्कुराए और उनमें से एक साथी ने मेरे बॉस को यह बात बता दी। मेरे बॉस ने मुझे चेंबर में बुलाया, पसीने निकल गए क्योंकि अब हकीकत की बात होने वाली थी। क्योंकि मुझे लगता था कि अब ये पूरा मेरे सामने रेजिग्नेशन लेटर आएगा। लेकिन मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा कि मुकेश जी, कुछ लोगों के जरिए पता चला कि आप इस कंपनी को छोड़ रहे हैं। मैं ना हाँ बोल पाया ना बोल पाया, क्योंकि अब हकीकत का सामना था। लेकिन मेरा बॉस मुझे क्या कहता है कुछ ही सेकंडों के बाद, उसने कहा नहीं, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। हमारी कंपनी में आपके लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है और हमने ऐसा सोच लिया है कि अगले महीने से हम आपको 500 रुपए का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। मैं डर रहा था और काम हो गया उल्टा। अब मैंने फिर क्वेश्चन किया अपने दिमाग से, बता दिमाग, अब तुझे सर्विस छोड़नी चाहिए
तो दिमाग कहता अब कर, 500 का लग गया ना। फिर करने लगा, फिर 11 महीने तक 1250 में काम किया। फिर ऐसी बात उपजी, फिर मैंने अपने दोस्त को बताया, फिर उसने बॉस को बताया, बॉस ने फिर मुझे 1000 का इंक्रीमेंट दे दिया। और यूं कहे तो जब जब भी मैं कुछ सोचता था अपनी जिंदगी के बारे में, तब तब मुझे 1000 रुपए का इंक्रीमेंट दिया जाता था। और यूं अगर सही शब्दों में बात करें तो मेरी जिंदगी का अब अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन रहा है तो मेरी सर्विस में मेरा इंक्रीमेंट, जो मुझे न तो जीने देता था और न ही मुझे उस क्षेत्र में मरने देता था। जब भी मैं कुछ करने की सोचता था मुझे 1000 रुपए के इंक्रीमेंट से थोपा जाता था। क्योंकि मैं कुछ एक ऐसी सनसनीखेज बात बताने वाला हूं जो अब तक दुनिया के किसी भी लीडर ने स्टेज से नहीं बोली है, मैं बोलूंगा। लेकिन मेरा आज मैसेज ये नहीं था होगा कि आप जो भी सर्विस करते हैं वो छोड़ देना, नो, ये मैसेज नहीं है मेरा। मेरे मैसेज को समझना, सर्विस हमेशा वो इंसान करता है जिसका अपना खुद का कोई टारगेट नहीं होता, इसलिए वो अपने बॉस के टारगेट के लिए काम करता है। क्योंकि उसका बॉस का बहुत बड़ा टारगेट होता है, तो अपने पूरे जीवन हम अपने बॉस के टारगेट को पूरा करने में लगाते हैं। जब भी हमारे बॉस को यह पता चलता है कि ये मेरे टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, तो जब भी आप छोड़ते हैं कि मैं छोड़ूंगा, तो आपको 1000 रुपए के इंक्रीमेंट से नवाजा जाता है। तो नियम क्या है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है कि अगर आपको 10,000 रुपए सैलरी मिलती है तो सीधा सीधा आप 1 लाख के आदमी हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन, दुनिया का कोई भी एम्प्लॉयर आपको 10,000 की सर्विस जब भी देगा जब वो 1 लाख का आदमी है, तभी तो 90% उसका प्रॉफिट होगा। अगर आप 10,000 के आदमी हैं और 10,000 ही सैलरी देगा तो बताइए घाटे का सौदा नहीं है। आप खुद 1 लाख रुपए के आदमी हैं, इसलिए आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। क्योंकि आपका बॉस का बड़ा टारगेट है, उसे पता चल जाता है कि अगर ये चला गया तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, और वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बार बार इंक्रीमेंट आपके सामने रखता है। और मेरे सामने भी ठीक 8 साल तक इस तरह के इंक्रीमेंट रखे गए। और यूं कहे तो मेरी पूरी जिंदगी को एक बंजर जिंदगी बना दी, जो न सोचने लायक था न करने लायक था। जब भी कुछ सोचता था इंक्रीमेंट लगता था। 27 साल की एज हुई, उस कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बना, कंपनी की तरफ से गाड़ी, कंपनी की तरफ से वो सारे अलाउंस मुझे मिले। लेकिन 27 साल की एज में जब ये सफलताएं छोटी छोटी मुझे मिली, तो यूं कहें कि मेरी जिंदगी को लकवा लग गया। हमारी अपलाइन कहती है परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं, आप परिपूर्ण हैं, तो समझ लो आपको लकवा लग गया है, आपको पैरालिसिस हो गया है। तो 27 साल की एज में जब इतनी अच्छी सैलरी मुझे मिलने लगी, तो मैंने लोगों की बातों को सुनना ही बंद कर दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सबसे इंटेलिजेंट आदमी तो मैं हूं। मैं अपने फादर की बात सुनने के लिए मना कर देता था, मैं अपने भाइयों की बात सुनने के लिए मना कर देता था, मैं अपने दोस्तों की बात को नहीं मानता था। क्योंकि मेरे अंदर एक घमंड और एक ईगो आ गया था कि मुकेश कोठारी तू एक सक्सेसफुल इंसान है, तुझे दुनिया क्या समझा सकती है। खास तौर से ये जो लकवा है 2-3 तरह के आदमियों को लगता है, और आप में से अगर किसी आदमी को यह लकवा है तो आज ही खत्म कर लेना, क्योंकि आपकी जिंदगी की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा ये 3 तरह के लकवे होंगे। पहला होता है एजुकेशन का लकवा, एजुकेशन का पैरालिसिस। जब एक आदमी थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो कम पढ़े लिखे आदमी को वो कुछ समय के बाद पागल समझना चालू कर देता है। एक डॉक्टर को जब एक जनरल इंसान कोई बात करता है तो वो कहता है कि अच्छा तू समझाएगा मुझे। क्यों भाई, जिंदगी का कोई ऐसा अनुभव उसके पास नहीं हो सकता जो डॉक्टर के पास नहीं है? हो सकता है, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता उसको। एक ज्यादा पैसे वाले कम पैसे वाले की बात नहीं सुनता, और एक ज्यादा सम्मान का अधिकारी कम सम्मान वाले की बात नहीं सुनता। 3 तरह के लकवे पाए जाते हैं। मेरे पास भी वो एक तरह का लकवा आ गया, पैसों वाला। मैंने लोगों की बात को सुनना बंद कर दिया, और 8 साल तक मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मैं उसी तरह से एक बंजर जमीन में अपने जीवन को यापन कर रहा था। कहने को मैं बॉस था उस समय। 27 साल की एज में 80 आदमियों का मेरा स्टाफ था मार्केटिंग का, उनका मैं बॉस था। कहने को मैं उस समय भी सूट पहनता था, कहने को उस समय भी टाई लगाता था, उस समय भी लोग बाग मुझे बॉस कहकर बुलाते थे। लेकिन मैं इस फालतू के घमंड में चूर था। सतीश पंडित, ग्रेट लीडर, उसके बारे में उन्होंने एक कविता में लिखा कि तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर, आराम कर।
तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं। यानी आप जो हैं अभी सिर्फ आप बाहर से बता रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूं, मैं आराम में हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं करोड़पति हूं। आप सिर्फ बाहर से शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम खोखले हैं, यह हम खुद जानते हैं। हमें पता है कि जो हमारे सपने हमने देखे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उससे पूरा होने वाला नहीं है। मिस्टर गेटे ने लिखा है कि एक सर्विस क्लास आदमी जिंदगी भर करोड़पति नहीं बन सकता और नहीं बनता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का 50% पैसा तो करोड़पति दिखने में खर्च करता है। वो सिर्फ दिखाना चाहता है कि मैं करोड़पति हूं, इसलिए वो कभी करोड़पति बनता ही नहीं। वो सिर्फ दिखावे की जिंदगी को जीना चाहता है। और मैं भी उस समय दिखावे की जिंदगी, कहने को बॉस, लेकिन यूं कहे ना तो हालत क्या थी इस बॉस की मैं बता दूं। एक सर्विस क्लास आदमी की जिंदगी की हालत क्या होती है? एक महीने में 4 सप्ताह। पहले सप्ताह जब सैलरी मिलती है तो एक सर्विस क्लास आदमी किंग होता है, एक राजा होता है। जब वो 1 से 7 तारीख तक उसके पास पैसा होता है तो ये 1 से 7 तारीख उसकी निकलती है खुशी खुशी। वो किंग ऑफ द वर्ल्ड, पैसा उसकी जेब में, वो लगता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। लेकिन जब दूसरा सप्ताह आता है 7 से 14, तो खुशी खुशी राजी खुशी में तब्दील हो जाता है, क्योंकि आधा पैसा खत्म हो चुका होता है। अब ज्यादा ना दुख रहता है ना खुशी रहती है। लेकिन जब एक सर्विस क्लास आदमी की जिंदगी में तीसरा सप्ताह आता है, 3rd वीक, तो खुशी खुशी राजी खुशी के बाद कसाकसी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि तीसरे सप्ताह 80% गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी जिंदगी को कसाकसी में जीते हैं और फिर वो 1 तारीख आने का इंतजार करते हैं। हर खर्चे को वापस 1 तारीख पे डालना चालू करते हैं। पत्नी बोलती है कि बच्चों की फीस भरनी है, तो पति बोलता है 1 तारीख को भरेंगे ना। कोई भी खर्चा वापस 1 तारीख के ऊपर, और जब तक वो 1 तारीख आती तब तक 50% की बैलेंस शीट वापस बन जाती है। लेकिन चौथा सप्ताह एक सर्विस क्लास आदमी की जिंदगी में आता है तो कसाकसी फाका कसी में तब्दील हो जाती है। उस समय 80% गवर्नमेंट कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी अपनी जिंदगी को एडजस्ट करते हैं, अपने कुलिक से 100 की नोट उधार मांगते हैं। 100 देगा, 1 तारीख को दूंगा। फिर वो वापस 1 तारीख की तरफ आना चालू करता है। ये मैं सबकी बात नहीं, 80% की बात कर रहा हूं। जो लोग अपने आप को मैनेज करते हैं वो कैसे कैसे जिंदगी को जी लेते हैं, काट लेते हैं। लेकिन 80% आदमियों का हिंदुस्तान में हाल है। 10,000 सैलरी मिलती है, पोस्टमार्टम करके बता दूं मैं आपको, 80% गवर्नमेंट कर्मचारियों ने कोई ना कोई लोन ले रखा है। हिंदुस्तान के आंकड़े 80% लोन ले रखा है। 10,000 की सैलरी 5,000 लोन में कट जाता है। कितना बचा? अब 5,000 में क्या क्या खर्चे में बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन वो रखता है तभी तो करोड़पति दिखेगा। टेलीफोन, एक मोबाइल की चिप जिसको 100 रुपए देकर चार्ज करवाता रहता है, वो खर्चा। बच्चों की फीस, बच्चों की किताबें, इंडियन कल्चर और छोटा कोटे जो संस्कृति हमारी होती है उस पर जो खर्चा होता है। उसके बाद बचता है खाली डब्बा। और एक गवर्नमेंट कर्मचारी पूरी जिंदगी भर एक लोन पे जो मकान बनाता है उसको देखते देखते पूरी जिंदगी को आउट कर देता है। और जिंदगी के अंतिम समय तक तो केवल एनओसी के सर्टिफिकेट आते हैं कि लोन चुक गया, जिंदगी का कोई सपना पूरा नहीं होता। ये 80% आदमियों की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, कोई हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने लोगों की बातों को सुनना बंद कर दिया। अंदर से खोखला इंसान, अंदर से तो पता था कि पत्नी को कभी 5 स्टार होटल में खाना खिलाने लायक ये लड़का नहीं था। 3 स्टार होटल में खाना नहीं खिला सकता था। जब किसी होटल में खाना खाने जाता था तो मेनू कार्ड को गौर से देखता था बाईं तरफ, क्योंकि बाईं तरफ रेटें आती थी। जब मेनू कार्ड को ऊपर से लगाकर नीचे तक देखा जाता था, नीचे की तरफ जब रेटें बढ़ती थी तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। पत्नी की तरफ देखकर बोलता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस पत्नी की उंगली नीचे तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि नीचे काजू करी आती है जो 370 रुपए की प्लेट है, ये देने की ताकत मेरे पास नहीं थी उस समय। भगवान से सिर्फ प्रार्थना करता था, प्रार्थना कि रुक जाओ, ये उंगली यहीं पर रोक दो।
लेकिन कभी कभी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती और असली जिंदगी की परीक्षा होती। इस तरह से उबड़ खाबड़ वाली जिंदगी को जीता जाता था। इधर से फुटबॉल मारा जा रहा था, इधर से बैट से बल्ला मारा जा रहा था। जिंदगी चलती जा रही थी। कहने को मैं बाहर तो करोड़पति दिखता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब पत्नी कहती थी कि साड़ी दिलाकर लाओ, या किसी होटल में खाना खाएंगे, या आज घूमने जाएंगे, या पिकनिक मना के जाएंगे, तो मां बाप भी खुश, बच्चे खुश, पत्नी खुश, क्योंकि बॉस की पत्नी है, बॉस के मां बाप हैं। सारे लोग सीना तान कर चलते थे, लेकिन एक अकेला इंसान में होता था जो सब लोग सीना तान कर उम्र ढीला ढीला पीछे चलता था। लेकिन दिखावा इतना था कि पत्नी और बच्चों के सामने भी मैं दिखावा करता था। मेरी पत्नी जो ही पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखती थी, मैं कड़क हो जाता था, लेकिन अंदर से खोखला इंसान था। और कभी कभी हम मर्द लोग जो है ना, हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी को हमने समझा दिया। आप गलतफहमी में जी रहे हैं भैया। आपकी पत्नी आपसे समझी नहीं है, वो ये समझ गई है कि बेचारा है, कुछ नहीं कर सकता। कभी गलतफहमी में मत रहना कि आपने अपनी पत्नी को कन्विंस कर दिया है। वो जानती है कि अब इस जिंदगी में इस आदमी के सामने मैंने पल्लू बांधा है, पूरी जिंदगी निकालनी पड़ेगी, यही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस 10,000 की सैलरी में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। जब आप बच्चा कहता है ना कि क्रिकेट का बैट लेकर आओ, तो आप सोचें कि 90% चांस में झूठ बोल देते हैं अपने पिताजी कि बच्चे दुकान बंद हो गई थी। अरे खाक दुकान बंद हो गई थी? थोड़ा झांक कर देखो कि क्या बंद हो गया था आपका। और ठीक ये जिंदगी मेरी चलती थी, दिखाने की जिंदगी, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। बात सुनता नहीं था, लेकिन शुक्रगुजार हैं भगवान का, मां बाप का, उसके बाद हमारी अपलाइन मिस्टर प्रहलाद राय का। आप सब लोग जोरदार ताली इसलिए बजाएं क्योंकि वो आप सब लोगों की भी अपलाइन है। क्योंकि एक जर्नल, एक साधारण सा शख्स जो उस मेरी कंपनी में मेरा इमीडिएट बॉस था, शायद भगवान मेरे लिए ही ये प्लानिंग लेकर आए थे। मैं दुनिया में किसी की बात सुनता नहीं था, सिर्फ डरता था अपने बॉस से। मेरे बॉस ने मुझे संडे के दिन, अगस्त 2000 के दिन मुझे बुलाया घर पर कि आ जाओ, मेरे घर पर एक बिजनेस मीटिंग है, तुम्हें शामिल होना है। मैंने डिटेल में पूछी तो उन्होंने कहा कि बिना पूंजी का व्यापार है। मैंने कहा दिमाग खराब करता है, 10-20 हजार रुपए जो थोड़े बहुत बचत पड़े हैं वो भी लुटवाएगा, बिजनेस करवाएगा। 50 तरह की बातें दिमाग में आई, लेकिन मना करना ताकत नहीं थी। पहुंच गया। यहां पर भी मुझे पता है बहुत सारे आदमी आना नहीं चाहते थे, पहुंच गए। कुछ लोगों को जो जबरदस्ती किडनैप करके लाया गया, कुछ लोग जो हैं बेचारे इसलिए आ गए होंगे कि मना करना उनके बस की बात ही नहीं थी, ऐसे आदमी ने उन्हें इनवाइट किया था। और कुछ लोग इसलिए आ गए होंगे कि 15 बार पहले मना कर चुके थे, आज कोई बहाना नहीं बचा था, क्योंकि अब तक उन्होंने फैमिली में सबको एक एक बार ऊपर पहुंचा दिया था बहाने के अंदर। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया। 15 बार लगातार बनाया होगा, आज 16 बार आना पड़ा होगा, मजबूरी। और कुछ लोग समझदार होंगे जो पिंड छुड़ाने के लिए आए होंगे। वो कहता है, रोज कहता है आरसीएम कर, चल आज चलता हूं, टाइम है मेरे पास, इतनी कमियां निकाल दूंगा कि तू भी छोड़ देगा, चिंता मत कर। अपने दिमाग पर भरोसा करके वो यहां पर पहुंच गए हैं। अब आप में से सोच रहे होंगे कि आप ये बात क्यों जानते हैं, क्योंकि मैं भी पहले दिन यही सोच के आया था। क्योंकि बॉस को मना करना ताकत नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था। 90% कर्मचारियों की प्रॉब्लम है, अपने बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को मानते हैं। उन्हें सबको पता है कि बॉस तो किस्मत के कारण आगे है, बाकी समझदार मैं हूं। सबको ऐसी गलतफहमी होती है। मुझे भी मेरा बॉस पागल लगता था। मैंने कहा ये किस्मत से आगे पहुंच गया, बाकी इसकी जगह मुझे होना चाहिए। लेकिन जब उसके सामने जाता था तो जबान भी पूरी नहीं खुलती थी, आधी बात में यस और नो होता था, दूसरा कोई वर्ड नहीं बोला जाता था। कितनी भयानक जिंदगी होती है एक कर्मचारी जिनके ऊपर बॉस होता है। और अगर ये बॉस से छुटकारा चाहते हो ना, तो मेरी बात को आज मान लेना। मुझे पता है, मेरे जयपुर में एक दोस्त आरजीएस अफसर है ना, वो संडे के दिन में गया घर पर, उसके घर पर जाकर बैठा,
सोफे पर वो बैठा हुआ था, मैं भी उसके पास जाकर बैठा। बात करते करते ही अचानक फोन आया। फोन की आवाज सुनते ही चौंक गया। पहले आराम से बैठा था, सीधा हो गया और कहता है यस सर, 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 यस सर। खड़ा हो गया। अरे मैंने कहा खड़ा क्यों हो गया? तेरा घर है भाई, तू बैठ जा, तेरा बॉस नहीं है यहां पर। यस सर बिना खड़े हो ही कर सकता है, लेकिन गुलामी का एक जोरदार जंजीर जो जकड़ी हुई है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो घर पे है कि बाहर है, क्योंकि बॉस का फोन आते ही दिमाग खराब हो जाता है। अब थोड़ी देर यस सर, यस सर, यस सर करता है और थोड़ी देर बाद फोन को रखने के बाद मुझे क्या कहता है? पागल है साला। मैंने कहा भैया अगर तेरा बॉस इतना ही पागल है तो मुंह पे बोल के बता, असली पागलपन फिर बताएगा वो तेरा। हाँ? और इसी गलतफहमी में हम कहीं जीते हैं। और मेरे साथ भी यही था। पहुंच गया पहले दिन, बैठ गया पीछे जाकर। एक आदमी आते ही कहता बजाओ ताली। मैंने कहा क्यों बजाऊं? नए आदमी को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ताली मैं क्यों बजाऊं ताली? वो अपनी पूरी एनर्जी इस चीज पे लगाते हैं कि ताली नहीं बजाऊंगा। 50 बार बजाने की इच्छा होती तो भी वो कस लेता अपने आप को, नहीं बजाऊंगा। पूरी एनर्जी इस चीज पे लगा रहा है कि ताली नहीं बजाऊंगा। इतनी एनर्जी अगर बजाने में लगा दे तो सक्सेस हो जाए। लेकिन मैं तो जनरल आदमी था ना। उन्होंने कहा ताली बजाओ, मैंने कहा नहीं बजाऊं। लेकिन जो ही मेरा बॉस मेरी तरफ देखता था मैं बजाने लगा, क्योंकि दबाव से ही हम जिंदगी भर काम करते आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते आए कभी भी। ताली बजाई 45 मिनट तक, अलग अलग तरीके से उन्होंने तालियां बजाई, क्योंकि मेरा दिमाग उस प्लान की तरफ था ही नहीं, तो कुछ समझ में आए नहीं। वो मुझे प्लान बता रहे थे, मैं कुछ और बता रहा था। वो कह रहे थे कि भैया ये बिजनेस है, मुझे ऐसा लगता था कि ये फंसाएगा। क्योंकि जब डबल माइंडेड होता है आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। जब आप पहली बार किसी को प्लान बताते हैं तो आपको नहीं लगता वो कितना अच्छा रिएक्ट करता, वाह वाह वेरी गुड, कितना जोरदार, वाह मजा आ गया। लास्ट में पूछते ज्वाइन कर लें? वो कहता थोड़ा सोच लेता हूं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय वो डबल माइंडेड होता है। एक तरफ तो वो प्लान देख रहा होता है जिसे उसे बाहरी एक्सप्रेशन बताना होता है, और दूसरी तरफ वो अंदर कुछ सोच रहा होता है। ठीक है, बाहर तो कह रहा होता है वाह वाह मजा आ गया, वेरी गुड, क्या प्लान है, वाह जी क्या बिजनेस बनाया, और अंदर अंदर क्या सोचता है? फंसाएगा, 1500 लेके जाएगा, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। और वो दो वर्ड में जब अंदर ही अंदर जब कंट्रोवर्सी होती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैसेज क्या है कि जब पहली बार आप प्लान बताते हो ना तो समझ में किसी को कुछ नहीं आता, तो चिंता मत करो। लास्ट में एक वर्ड समझ में आता है कि 1500 रुपए में 3 जोड़ी कपड़े मिलेंगे। ये बात ही इतनी पॉजिटिव है कि वो कपड़े तो ले लेता है। तब उसको पकड़ो, अब बताओ प्लान, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं सोचेगा कि फंसा देगा, फंस तो गया है। अब छोड़िए मत, 90% आदमी किसी को ज्वाइन कराते ही छोड़ देते हैं, और यही उनकी जिंदगी की भूल होती है। और होता क्या है, वो 500 आदमी को ज्वाइन करा लेता है, फिर भी बिजनेस वो 15%, 20% अटका हुआ, क्योंकि वो किसी को डुप्लीकेट तो कर ही नहीं रहा है। जब कोई आदमी ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद होता है पहला प्लान। अब उसे बिठाओ, अब उसके दिमाग में 2 बातें नहीं चल रही होगी, इसलिए पूरा प्लान समझ में आएगा। और फिर अब इस चीज पर आप ध्यान नहीं दें कि वो कितने आदमी लाता है। आप सिर्फ उसे कहें कि मैं रोज 6 बजे प्लान बताता हूं, तेरी 10 दिन ड्यूटी है कि मेरे प्लान को देखेगा। पहले दिन प्लान बताओ वो देखेगा, दूसरे दिन बताओ देखेगा, तीसरे दिन बताओ देखेगा, चौथे दिन बताओ देखेगा, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन जब आप प्लान बताएंगे तो 11वें दिन जब आप उसके घर पे जाएंगे तो वो किसी को प्लान बता रहा होगा। क्योंकि 10 दिन तक लगातार प्लान दिखाने की वजह से वो डुप्लीकेट हो चुका होगा। एक ही जैसा प्लान दिखाने की वजह से वो प्लान उसको कंटस्ट